प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर विचार करूंगा आपके साथ, वो है तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक, जिसने 1351 ईस्वी से 1389 ईस्वी के लास्ट तक 89 तक शासन किया। और फिरोज तुगलक ने जो भी नीतियां अपनाई, उन नीतियों को बहुत कुछ हद तक बहुत से विद्वानों ने, इतिहासकारों ने तुगलक वंश और सल्तनत के लिए पतन का कारण माना है। यह अलग बात है कि फिरोज जब गद्दी पर बैठा तो उसे किसी प्रकार के विरोध, असंतोष का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि सभी अमीरों ने उसके गद्दी पर बैठने का स्वागत किया और उसको अपने शासनकाल में कभी भी गद्दी पर हटाने के लिए कोई षड्यंत्र का सामना भी नहीं करना पड़ा कि सुल्तान के विरोध में कोई विद्रोह हुआ हो। उसकी नीतियों से, उनके कार्यों से, उसकी उदारता से मुस्लिम प्रजा संतुष्ट थी, उलेमा संतुष्ट थे, अमीर संतुष्ट थे। लेकिन उसकी बहुत सी नीतियां तुगलक वंश के पतन का कारण बनी, जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो उसकी नीति थी, जो सल्तनत के लिए पतन का कारण बनी, वो थी अमीरों के प्रति उदारता की नीति के घातक परिणाम। यानी मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक ने जो अमीर वर्ग था, जो उमरा वर्ग था, जो एक महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान जो वर्ग था अमीर, उनके प्रति उसकी अत्यधिक उदारता की नीति सल्तनत और तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। उसकी अत्यधिक उदारता, उनको अत्यधिक महत्व देने के कारण वो अमीर जो थे, अमीरों की क्षमता, कुशलता और स्वामी भक्ति का पतन होता चला गया। और ये विशेष जो प्रभाव पड़ा वो हमें देखते हैं कि ये सैनिक शक्ति के रूप में, कुशल प्रशासन के रूप में स्पष्ट नजर आता है। जब सैनिक शक्ति का पतन प्रारंभ हुआ तो अमीरों के प्रति उदारता की नीति के कारण भी तुगलक वंश और सल्तनत के पतन की कारण बनी फिरोज की नीति। दूसरा कारण था फिरोज का उलेमा वर्ग के प्रति अत्यधिक उदार होना। जैसा कि आप जानते हैं कि फिरोज जब गद्दी पर बैठा तो फिरोज पर गद्दी पर बैठने के साथ ही उसे उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त था। और चाहे उसको ये माना जाए कि वो एक हिंदू माता की संतान होने के नाते शायद वो अपने आप को ज़्यादा साबित करना चाहता था कट्टर, कि वो कट्टर सुन्नी माता पिता की संतान से किसी भी मामले में कम नहीं है, चाहे किसी भी रूप में माने। लेकिन यह निश्चित है कि फिरोज तुगलक ने उलेमा वर्ग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, समर्थन किया और उनको अत्यधिक उदारता के साथ विशेष स्थान दिया, विशेष महत्व दिया, जिसके कारण वो जो सुल्तान था फिरोज, उसकी जो नीतियां थी वो धर्मांधता की नीतियों की तरफ परिवर्तित होती चली गई। हिंदुओं के प्रति जो उसकी नीतियां थी, जो धर्मांधता की जो नीति उसने अपनाई, गैर मुस्लिमों के प्रति जो उसकी अत्याचार की जो नीति थी, वो भी उस उलेमा वर्ग के दुष्चक्र, कुचक्र या गलत परामर्श का ही परिणाम थी। तीसरा, फिरोज की धर्मांध नीति। तो तीसरी जो फिरोज की नीति थी, यानी जो उसकी जो कारण था सल्तनत के, तुगलक वंश के पतन का कारण, वो उसकी धर्मांधता की नीति मानी जाती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिरोज तुगलक ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो वास्तव में सराहनीय हैं,
लेकिन उसकी जो संकीर्ण धार्मिकता की जो नीति है, गैर मुस्लिमों के प्रति जो अत्याचार की नीति है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानने की जो नीति है, मंदिरों को तोड़ने की जो नीति है, मूर्तियों को तोड़ने की नीति है, उनको अधिकारों से वंचित करने की नीति है, ज़्यादातर कल्याणकारी जो कार्य थे, योजनाएं थी, वो ज़्यादातर मुस्लिम जनता के लिए ही थी। तो इन सभी कार्यों ने उसकी जो संकीर्ण धार्मिक नीति थी वो सल्तनत काल और तुगलक वंश के पतन का महत्वपूर्ण कारण बनी। चौथा जो कारण था वो था सेना को निर्बल बनाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि फिरोज तुगलक ने जो अपने पूर्ववर्ती शासकों से चली आ रही सैन्य नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसने जो अच्छे नियम थे, परंपराएं थी, उनका भी त्याग कर दिया। उसने स्थायी सेना रखना बंद कर दिया। उसने जो दाग हुलिये की प्रथा का उसको त्याग दिया। इसके अलावा उसने सबसे बड़ा जो वो उसको उत्तरदायी ठहराया जाता है सेना को कमजोर करने का, वो था सेना में आनुवंशिकता को महत्व देना। यानी कोई भी सैनिक जो वृद्ध हो जाता था, बीमार हो जाता था, तो उसको सेना से हटाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान ने ये कह दिया कि उसकी जगह उसका पुत्र, दामाद, भतीजा कोई भी उसकी जगह सेना में भर्ती हो सकता है। तो आप सोचिए कि सेना में वंशानुगत पद देना ये अयोग्यता, निर्बलता, कमजोरी की तरफ इशारा करता है। तो फिरोज ने जो भी सैन्य दृष्टि से जो नीति अपनाई वो वास्तव में जो जागीरदारी प्रथा, वंशानुगत प्रथा जो उसने शुरू की, वो वास्तव में निश्चित रूप से सल्तनत के पतन की तरफ अग्रसर हुई और तुगलक वंश के कारण बनी। अब सेना में वो पराक्रम और योग्यता नहीं थी जो पराक्रम और योग्यता अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय दिखाई देती है। पांचवा जो कारण था वो था शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी शासकों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया था। हर शासक, विशेषकर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सत्ता का केंद्रीकरण कोई नई बात नहीं थी। सभी ने, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मोहम्मद तुगलक हो, या और भी कोई शासकों की अपन बात करते हैं, तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था कि सेना का या सत्ता का केंद्रीकरण होता रहा है, प्रयास किए हैं। लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से फिरोज तुगलक ने सत्ता का केंद्रीकरण किया और फिर स्वयं ने भी सत्ता पर नियंत्रण नहीं रखा, बल्कि अपने जो सत्ता का केंद्रीकरण करके अपने वजीर मलिक मकबूल को उसने अपनी संपूर्ण सत्ता जिस तरह से सौंपी, और उसने मलिक मकबूल ने, वजीर ने, उसके बाद उसने अपने पुत्र जूनाशाह को सत्ता सौंप दी। तो इन व्यक्तियों के हाथ में जब सत्ता का केंद्रीकरण हुआ तो उन्होंने अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए उस सत्ता का दुरुपयोग किया। जूनाशाह ने, जो मकबूल का पुत्र था, उसने तो सुल्तान और उसके शहजादे के मध्य ही मनमुटाव करा दिया। तो ये सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ वजीर तंत्र में के रूप में, वो तुगलक वंश और सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। छठा जो कारण बना वो था फिरोज तुगलक की उसकी शौक, उसकी रुचि दास प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन देना। यह भी सल्तनत और तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। जैसा कि आपको विदित है कि फिरोज को दासों का बेहद शौक था, वो दास रखना पसंद करता था। 1,80,000 दास लगभग दिल्ली में ही थे। अब इतने बड़े संख्या में दासों को रखने से एक जरूर फायदा हुआ, हस्तकलाओं, लघु उद्योग धंधों और इनमें तो कल कारखानों में तो थोड़ा सा लाभ हुआ, लेकिन अंततः इसका नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि इतने बड़े दासों पर रखने पर, उनके भोजन पर, उनकी शिक्षा पर, उनके प्रबंध आवश्यकताओं की पूर्ति पर राज्य को अत्यधिक व्यय करना पड़ा। और इससे भी बड़ी जो घातक सिद्ध हुई दास प्रथा वो ये हुई कि एक बड़ा जो वर्ग बन गया है कि इन्होंने अपने आप को एक संगठनात्मक रूप से जो संगठित किया, व्यवस्थित किया,
इन्होंने बाद में जब शासक कमजोर हुए या सुल्तान की वृद्धावस्था में इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ये सभी अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने में बाज नहीं आते थे। यानी राज्य के हितों की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि व्यक्तिगत हितों की तरफ ही ध्यान दिया, जो सल्तनत के लिए और तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुई। और इन्होंने सत्ता परिवर्तन में और सुल्तानों को गद्दी पर बिठाने अठाने में जिस तरह की व्यक्तिगत स्वार्थ की नीति के बल पर जो कार्य किया, वो सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। सातवां जो कारण था, फिरोज की जो नीति थी पतन का कारण बनी, वो थी शासन में अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार। जैसा कि आपको विदित है कि भले ही हम लोक कल्याणकारी या परोपकारी कार्यों की बात करते हैं, लेकिन सुल्तान फिरोज में जो प्रशासनिक कुशलता का अभाव निश्चित रूप से था। अपन ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह उसमें, लेकिन जो शासन तंत्र फिरोज के समय में ओवरऑल दिखाई देता है, उसमें अव्यवस्था नजर आती है। कहीं पर भी सत्ता के विभिन्न स्तरों पर ना तो सामंजस्य था, न समन्वय था, न उनमें पारदर्शिता थी। और भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार था वो एक महत्वपूर्ण इश्यू था फिरोज के समय की, और स्वयं सुल्तान ने भी भ्रष्टाचार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि सुल्तान फिरोज ने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया। तो प्रशासन की अव्यवस्था, अकर्मण्यता, अकुशलता और शासन में भ्रष्टाचार, ये सल्तनत के लिए और तुगलक वंश के लिए एक पतन का कारण बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आठवां जो कारण था फिरोज की नीति थी, वो थी फिरोज के अदूरदर्शी अभियान। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक कोई सैनिक कुशलता, योग्यता, प्रतिभा का शासक नहीं था जिसने कोई बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान किए हों, आक्रमण किए हों, कोई बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त की हो, बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है उसके अभियानों से। लेकिन उसने जो भी कांगड़ा, जाजनगर पर जो सैन्य अभियान किए वो भी दूरदर्शी थे, वो धर्मांधता की नीति से प्रेरित थे। कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ देना, मूर्ति को तोड़ देना, और जाजनगर में उड़ीसा में पुरी के मंदिर मूर्तियों को तोड़ देना, ये उसकी दूरदर्शी सैन्य अभियान थे जिसने गैर मुस्लिम प्रजा, विशेषकर हिंदुओं को रुष्ट कर दिया, नाराज कर दिया। इसके अलावा जो उसके सिंध पर अभियान था वो भी असफलता की तरफ इशारा करता है। उसके बंगाल पर जो दो आक्रमण किए वो भी, उसने जो रही सही सुल्तान की जो सैन्य अभियान थे या जो सैनिक नीति थी या जो शासक या सुल्तान या राज्य की जो सैनिक क्षमता थी उस पर सवालिया निशान लग गया और सैनिक दुर्बलता खुलकर सामने आ गई। तो उसके दूरदर्शी सैनिक, अदूरदर्शी सैनिक अभियानों ने भी सल्तनत और तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। नवा जो कारण था वो था दुर्बल और कमजोर विदेश नीति। फिरोज तुगलक की अपने पड़ोसियों के साथ, अपने विदेशी राज्यों के प्रति जो उसकी नीति थी वो अकर्मण्यता की नीति थी, अकुशलता की नीति थी, अदूरदर्शिता की नीति थी। जैसा कि हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि अपन जैसे बात करते हैं सिंध अभियान, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं था कि जिस पर सिंध पर अभियान किया जाए, जिद बना के दिल्ली से सैन्य सहायता दोबारा हासिल करके वहाँ के शासक को पराजित किया जाए। फिर बंगाल का असफल अभियान, इसके अलावा दक्षिण के राज्यों पर जो मुस्लिम राज्य थे उन पर अदूरदर्शी अभियान करना, उनके प्रति अकर्मण्यता की नीति अपनाना, अदूरदर्शिता की नीति अपनाना, ये भी सल्तनत के पतन का कारण बने और विशेषकर तुगलक वंश के पतन का कारण बने कि जिसके तहत उसने असफल, अदूरदर्शी और कमजोर विदेश नीति और संबंधों पर जो आधारित थी वो तुगलक वंश और सल्तनत की पतन का कारण बनी। 10वां जो कारण था वो था फिरोज तुगलक के निर्बल और अयोग्य
उत्तराधिकारी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है, जहाँ एक व्यक्ति का शासन है, वहाँ पर हम जब बात करते हैं तो वहाँ जो सत्ता है, सत्ता चलती है योग्यता से, सत्ता चलती है ताकत से, सत्ता चलती है दिमाग से, अपनी योग्यता, प्रतिभा, कुशलता, दूरदर्शिता और सैन्य ताकत के बल पर। लेकिन ये जब होती हैं जब गद्दी पर योग्य, शक्तिशाली और कुशल शासक गद्दी पर हो। लेकिन जब तक तो राज्य कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक चलता है, लेकिन जब गद्दी पर कमजोर शासक, अयोग्य शासक, दुर्बल शासक जब गद्दी पर बैठता है तो सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं और शासन व्यवस्था, राज्य, प्रशासन सब कुछ कमजोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है और राज्य पतन की तरफ अग्रसर होता है। यही चीज हमें दिखाई देती है फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद। फिरोज की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर थे, दुर्बल थे और उनमें अपने पिता और अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित विशाल सल्तनत को संभालने, उसको व्यवस्थित रखने, स्थायी रखने की योग्यता नहीं थी और इसी कारण अयोग्य, दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दिल्ली सल्तनत और यूँ कहें कि तुगलक वंश का पतन हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ विचार किया कि फिरोज तुगलक की जो नीतियाँ थी उसमें तुगलक वंश और सल्तनत के पतन के जो कारण हैं, जो तत्व हैं, वो कितने जिम्मेदार थे। तो इनमें हम काफ़ी हद तक फिरोज की जो नीतियाँ भी उसके लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी थी। ये अलग बात है कि बहुत से विद्वान ये ऐसे भी हैं कि जो सल्तनत और तुगलक वंश के पतन के लिए पूरी तरह से फिरोज को ही जिम्मेदार नहीं मानते हैं और कहीं न कहीं उसके बीज तो हमें मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से भी दिखाई देते हैं। धन्यवाद।